दीवार फलांग कर अंदर पहुंचा। उस वक्त सुल्ताना दो आदमी गिरा चुका था। मैंने जाते ही आवाज़ लगाई, सुल्तान शेर हो जा, मैं आ गया हूँ। उसने बर्छी घुमाकर तीसरे आदमी को जख्मी किया। सियालों ने इसके गिर्द घेरा डाल रखा था और इस घेरे में सुल्ताना शेर की तरह गरज रहा था। मैंने उसकी बहादुरी और बेजिगरी के किस्से ज़रूर सुने थे। आज उसे लड़ते देखा तो मुझे इस एहसास से खुशी हुई कि मैंने अपने यार के इंतखाब में कोई गलती नहीं की। इसके कंधे पर बर्छी का जख्म लगा था और जख्म से सुर्ख सुर्ख खून निकलकर ब्याह के जोड़े को रंगीन बना रहा था। इसके जिस्म से खून बहते देखकर मेरे सर पर खून सवार हो गया। मैंने रिवाल्वर के 4 फायर किए, जिससे 2 आदमी तड़प कर गिरे और बाकी बदहवास होकर दरवाजे की तरफ भागे। जब दरवाज़ा खुला तो मलक अल्लाह जवाया लाठी उठाए आगे बढ़ा और उसने भागते हुए आदमियों को लाठी पर रख लिया। उसके पीछे पीछे गुलाम रसूल, चौधरी सिकंदर और नूरा भी थे। सियालों ने दीवारें फैलाकर जान बचानी चाहिए, लेकिन इनके गिर्द लाठियां और बर्छियां चमक रही थीं। इतनी देर में जमाल जीने का दरवाज़ा तोड़कर ऊपर जा चुका था। सुल्तान ने मेरी तरफ देखा और कहा, रघु जमाल ऊपर गया है, मैं उसे देखता हूँ, तुम चाचे के पास रहो। यह कहकर वो बर्छी उठाए सीढ़ियों पर भागता चला गया। सीढ़ियाँ एक बरामदे में निकलती थीं, जिसके साथ बाहर की तरफ लोहे का ऊंचा जंगला बना हुआ था। बरामदे के साथ ही कमरा था और अब जमाल अपने साथी के हमरा उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ रहा था। उसे कुछ खबर न थी नीचे इसके आदमियों के साथ क्या बीती। सुल्तान ने जाते ही ललकारा। दोनों बर्छियां लेकर छपटे, मगर सुल्ताना 2 आदमियों के बस का न था। उसने बर्छी के हाथ दिखाए तो दोनों खौफजदा होकर पीछे हटने लगे। मैं आपको सुल्तान और जमाल की लड़ाई का हाल सुना लूं, फिर यह बताऊंगा नीचे क्या हुआ। जमाल बेशक सियालों का लड़का था और जंग की फ़ज़ाओं में पल कर जवान हुआ था, लेकिन कई साल से लाहौर में रहकर तमाशबीनी में पड़ चुका था। शराब ने उसके जिस्म को फुला ज़रूर दिया था, मगर जवानी की कुदरती ताकत ज़ायल कर दी थी। वो भला सुल्तान जैसे गबरू शेर का मुकाबला क्या कर सकता था। फिर भी जब उसने अपने रकीब को सामने देखा तो मुकाबले में डट गया। सुल्तान ने शोला बार आंखों से उसे घूरा और कहा, बच्चू, ये रजना का कोठा नहीं जहाँ से तू बच कर चला जाएगा। तूने सुल्तान की इज्जत और मलक अल्लाह जवाया की बहू पर हाथ डाला है। आज तेरी लाश यहाँ से निकलेगी। कॉलेज का पढ़ा और लाहौर के शाही महल्ले में फिरा हुआ जमाल भला किस तरह खामोश रहता। वो बोला, कामे का लड़का होकर सियालों से टक्कर लेता है। आज तो तुझे अपनी खैर मनानी चाहिए। किसी कामे का लड़का चौधरी जमाल के 21 मुरब्बे नहीं खरीद सकता। आज खर जड़ तुझे जमीन के साथ इश्क का भाव भी बता देगा। ज़मीनों का सौदा चूँकि हकीम नंद लाल और इसके वाकफ कारकानून गो के ज़रिए हुआ था, इसलिए चौधरी जमाल को अभी तक ये इल्म न था उसके 21 मुरब्बे ज़मीन दरअसल सुल्तान के नाम मुंतकिल हुई है। कागजात पर चौधरी सुल्तान अली वल्द चौधरी कुर्बान अली कौम खर जट का नाम था और मलक अल्लाह जवाया ने चूँकि हकीम नंद लाल कानून गो और पटवारी वगैरह को पहले ही समझा दिया था। जमाल को सुल्तान का इल्म न होना चाहिए, इसलिए सब का काम उसी की मार्फत तय हुए थे। हत्ता कि उसकी तरफ से अदालत में यह रुपया भी हकीम नंद लाल ने वसूल किया और जमाल के कागजात पर दस्तखत करके भेज दिए थे। इस तरह न ज़मीन के सौदे, न रकम की वसूली और न इंतकाल के वक्त ही इनका आमना सामना हो सका। फिर चौधरी जमाल खुद इस मामले को पर्दा राज में रखना चाहता था। उसने अपनी माँ को भी न बताया था कि वह अपने मुरब्बे बेच रहा है, इसलिए तमाम कार्रवाई हकीम नंद लाल की मार्फत हुई थी। जमाल इस बात पर मुतमिन था कि ज़मीनों का सौदा चुपके से ही तय पा गया और उसके शरीका बरादरी में किसी को पता भी न चल सका कि उसने 21 मुरब्बे बेच दिए हैं। अब जब सुल्तान की ज़बान से उसने 21 मुरब्बों की बात सुनी तो कुछ घबरा सा गया। कौन कहता है मैंने 21 मुरब्बे बेच दिए हैं? क्या तूने स्टामों पर चौधरी सुल्तान अली वल्द चौधरी कुर्बान अली कौम खर जट का नाम नहीं पढ़ा था? वो सुल्तान अली खर जट तुम्हारे सामने खड़ा है। ये इंकशाफ चौधरी जमाल बुरी तरह बुखला गया।
उसका साथी हैरान था कि अचानक जमाल को क्या हो गया। उसी लम्हे सुल्ताने ने उसके साथी की कमर पर बर्छी मारी। वो उछलकर पीछे हटा, लेकिन अभी समझ ना सका था कि पूरी ताकत से घूमी हुई लाठी उसके शाने पर पड़ी और वो भयानक चीख के साथ लोहे के जंगले से नीचे सहन में लुढ़क गया। मगर किस्मत अच्छी थी, फर्श के बजाय चारपाई पर गिरा, वरना इसकी खोपड़ी के टुकड़े उड़ जाते, क्योंकि सर के बल नीचे गिरा था। अब सुल्ताना जमाल की तरफ मुतवज्जो हुआ, जिसके चेहरे पर खौफ के साए कांप रहे थे। अचानक उसकी नज़र राबिया पर पड़ी, जो लोहे की सलाखों वाली खिड़की से सब कुछ देख रही थी। सुल्ताना लह कर बोला, लाडो रानी, दरवाज़ा खोल कर आ जा, मैं उस कुत्ते को तेरे सामने ज़बह करूँगा। उसके साथ ही सुल्ताने की बर्छी जमाल के शाने का गोश्त तो उधेड़ती हुई निकल गई। उसके मुंह से दबी दबी चीख निकली। उसने सुल्ताने के वार रोकने की बतेरी कोशिश की, लेकिन 10-12 जमाल मिलकर भी उसे रोक ना सकते थे। एक कारी जख्म खाकर जमाल सुल्ताने के कदमों में ढेर हो गया और बोला, सुल्ताने, मैं तुझे रब रसूल का वास्ता देता हूँ, मुझे जान से ना मार और बख्श दे। सुल्ताने ने अपनी लाडो रानी की तरफ देखा, जो दरवाज़ा खोल कर बरामदे में आ गई थी, और पूछा, क्या यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है? लाडो रानी ने जवाब दिया, इस कमरे में 2 खिड़कियाँ हैं, एक हवेली की तरफ खुलती है और दूसरी गली की तरफ। अब वो जमाल से मुखातब हुआ, मैं तुझे सीढ़ियों के रास्ते नहीं भेजूंगा, नीचे रघु मौजूद है, अगर उसने तुझे देख लिया तो तेरी बोटियां उड़ा देगा। जा, खिड़की की तरफ से गली में कूद जा। जमाल लड़खड़ाता हुआ खिड़की में पहुंचा और नीचे कूद गया। इसकी घोड़ी अभी तक गली में खड़ी थी। उसने सवार होने के बाद घोड़ी को गांव की तरफ मोड़ा और सुनसान गलियों में उड़ता हुआ मदरसे की तरफ निकल गया। मगर ठीक इस वक्त जब जमाल घोड़ी पर सवार होकर भागा था, सियालों की पूरी जंज घोड़ियां उड़ाती और बर्छियां लहराती सिकंदर सियाल की हवेली पर टूट पड़ी। दरअसल जमाल के जो साथी जान बचा कर भाग गए थे, उन्होंने चौधरियों को यह बताया था कि मलकों की जंज ने धोखे से जमाल को घेर लिया है। अब वो चौधरी सिकंदर के घर में बंद है। यह खबर सुनते ही चौधरी हयात पूरी जंज के साथ चढ़ दौड़ा। सुल्ताने ने भी खिड़की से इस खतरनाक सूरत हाल को देख लिया था। इसी असना में जब वो लाडो रानी का हाथा में सियालों के चढ़ते हुए तूफान को देख रहा था, मैं ऊपर पहुंचा और उसे मलक का संदेश दिया। सुल्ताने, मलक ने कहा है तुम लाडो रानी को लेकर बेली की तरफ निकल जाओ, हम भी तुम्हारे पीछे आते हैं। उसने मुझे ताकीद की मैं हर हाल में मलक के साथ रहूं। फिर राबिया को लेकर इस खिड़की की तरफ आया, जो हवेली की तरफ खुलती और ज़मीन से 15-16 फुट ऊंचाई पर थी। उसने राबिया को दोनों हाथों से पकड़कर नीचे लटकाया और कहा, कूद जाए। वो बेखौफ कूद गई। फिर सुल्ताने ने भी छलांग लगा दी। लाडो हवेली में खड़ी थी। मैंने इन दोनों को घोड़ी पर सवार होते देखा, लेकिन वो दरवाज़ा से बाहर न निकल सकते थे। सियालों की वार गली के करीब आ पहुंची थी। मेरे देखते ही देखते लाडो ने हवेली का एक चक्कर काटा। फिर सुल्ताने ने लगाम खींचकर उसे एड़ लगाई और शेर की बच्ची इन दोनों को लेकर हवेली की दीवार फलांग गई। मैंने कुछ दूर उसे पुच्छम की तरफ जाते देखा। फिर वो बेले की तरफ मुड़ गई। सियालों की वार सर पर आ गई थी। मुझे उनकी बर्छियां गली में चमकती हुई नजर आ रही थी। अगर वो हल्ला करके चौधरी सिकंदर के मकान पर टूट पड़ते तो उनका मुकाबला मुश्किल हो जाता। मैं जल्दी से गली में खुलने वाली खिड़की की तरफ भागा और उसके पट खोलकर अगले सवारों पर बंदूक से फायर किया। 2 घोड़ियां उछलकर गिरीं और उनके सवार भी लुढ़क गए। गोली की आवाज़ सुनकर चढ़ता हुआ तूफान परे ही रुक गया और आने वालों ने घोड़ियों की लगामें खींच ली। चौधरी सिकंदर ने डेवढ़ी का दरवाज़ा बंद करके कुंडी चढ़ा ली थी। मलक अला जवाया अपने आदमियों के साथ सहन में खड़ा था और उसके कपड़े खून में भीगे हुए थे। लड़ाई में इसकी रान पर बर्छी का जख्म लगा था, जिस पर कसकर पट्टी बांध दी गई थी और खून रिसना बंद हो गया था। लेकिन चारपाई पर लेटने या बैठने की बजाय वो सहन के चक्कर काटता और कभी खड़ा हो जाता। उसने कहा, अगर टांग ठंडी हो गई तो मैं अपने पाँव से चल फिर न सकूंगा और तुम मुझे चारपाई पर ही डाल कर ले जाओगे। सियालों के भी 8 आदमी बुरी तरह जख्मी हुए थे, जिनमें 2 की हालत ज़्यादा ख़राब थी।
एक जिसके सर पर चोट आई थी अभी तक बेहोश पड़ा था और बाकी दीवार फांद कर भाग गए थे। मलक के हुक्म पर 8 जख्मियों के हाथ पांव बांधकर बरामदे में डाल दिया गया था। गोली की आवाज़ सुनकर सियाल गली से परे ही रुक गए थे। मैं चौबारे से उतरकर नीचे आया और मलक को बताया, अब मौका है, हम भी चौबारे की खिड़की से हवेली में कूद जाएं और जिस तरह सुल्ताना दीवार फांद कर निकल गया है हम भी निकल चलें। लेकिन मलक लजवाए ने कहा, रघु ठहर जा, मौला साई ने चाहा तो हम दरवाजे से ही बाहर जाएंगे। अभी उसने बात ख़त्म की थी कि गली से परे कई आवाज़ें बुलंद आईं, वो भाग गया, वो जा रहा है। फिर जमाल की आवाज़ सुनाई दी, चाचा सुल्ताना राबिया को लेकर भागा जा रहा है। मैं जमाल की आवाज़ सुनकर बड़ा हैरान हुआ। थोड़ी देर पहले वो चुबारे पर था और ख़ुद सुल्ताना ने रहम खाकर उसे छोड़ दिया था, मगर कैदो लंगे की तरह वो अभी तक शरारत से बाज न आया था। चौधरी हयात चीख कर बोला, इसका पीछा करो। फिर सियालों की घोड़ियां सुल्ताने के पीछे भागीं और इनकी टापों की धमक से धरती कांपने लगी। इनकी आवाज़ें सुनकर चौधरी सिकंदर का रंग उड़ गया और चेहरा कपास के फूल की तरह जर जर नजर आने लगा। मलक ने आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रख दिया। चौधरी सिकंदर, फिक्र न कर, कोई माई का लाल सुल्ताने की गर्द को भी नहीं छू सकता। वो लाडो पर सवार है और अभी तक पंजाब में कोई ऐसी घोड़ी मैंने नहीं देखी जो लाडो को पकड़ सके। हैरत से चौधरी सिकंदर का चेहरा और लंबा हो गया। उसने डेवड़ी की दीवार पर चढ़ के देखा, गली बिल्कुल खाली पड़ी थी। सियालों की वार सुल्ताने के पीछे बेले की तरफ भागी जा रही थी और उनके पीछे धूल के बादल उड़ रहे थे।